नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। यूपी जीके आपका जो है थोड़ा पीछे छूट जा रहा था, तो हमने सोचा दोनों क्लासों को, हिंदी और यूपी जीके दोनों को साथ में लेकर चला जाए। तो यूपी जीके का आपका ये जो है आज का 5वां क्लास है, और ये जो है लगातार आपके आरओ एआरओ के लिए हम यूपी जीके की थ्योरी वाली जो है क्लासेस चला रहे हैं, और हिंदी में जो है आपका टॉपिक वाइज और क्वेश्चन वगैरह कराया जा रहा है। ठीक, तो ये 5वीं क्लास है। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट और चैनल जरूर विजिट करें। तो चलिए इसके बारे में इसके में देखते हैं। हमने खनिज, वन्यजीव और वन्यजीव संरक्षण और उत्तर प्रदेश की जनगणना, यानी कि 2-3 टॉपिक को एक ही में इंक्लूड किया है। तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या है, तो खनिज, वन एवं वन्यजीव संरक्षण में पहले हम प्रमुख खनिज देख लेते हैं। किसके बारे में देखते हैं? पहले जो है प्रमुख खनिज के बारे में देखते हैं। तो इसमें खनिज कौन कौन सा देखेंगे? बॉक्साइट, ये उम्मीद करते हैं आपको विजिबल होगा। हाँ ठीक, प्रमुख खनिज बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर, मतलब कि गेरू को क्या कहा जाता है? ओकर कहा जाता है। और इसके आगे है फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट और सिलिका सैंड और गंधक व कोयला। तो ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक, तो ये जो है आपकी थ्योरी क्लासेस है, तो थ्योरी को कुछ लोग कम पचा पाते हैं, वन लाइनर और जो है कैसे फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्मेट में ज्यादा लोग पसंद करते हैं। लेकिन ये आपकी जो है एक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहां आपको ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। एक बार हम रेड कलर को देखते हैं। हाँ ठीक, ये भी थोड़ा सा विजुअल है। ठीक, अब आगे है राज्य में मिलने वाले कुछ प्रमुख उप खनिज। ये तो ऊपर आपने खनिजों की बात देखा, अब कुछ उप खनिज देखते हैं कौन कौन से। जैसे सामान्य बालू, और सामान्य बालू में पूछा जाता है कि ये कहां से पाया जाता है? तो ये जो है शंकरगढ़ से पाया जाता है। कहां से? शंकरगढ़ से। और शंकरगढ़ कहां पर है? ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में पाया जाता है। आगे है मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, कंकड़, सोरावा, जो है लाइम स्टोन। ये सभी क्या है? ये सभी उप खनिज के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश के। ठीक, तो इसमें व्हाइट ही हम लेंगे। एक सेकेंड, हाँ अब सही है। अब देखते हैं इसमें आगे जो है, अब इसमें आगे वन के बारे में आप पढ़ेंगे। किसके बारे में? वन के बारे में। तो राज्य का पहला वन ग्राम कौन सा है? तो ये है बेलहत्थी ग्राम, और ये कहां पर है? तो सोनभद्र का बेलहत्थी ग्राम को राज्य का पहला वन ग्राम कहा जाता है अपने उत्तर प्रदेश का। ठीक, आगे है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल जो है किस जिले में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा सोनभद्र, उसके बाद खीरी और इसके बाद मिर्जापुर, पीलीभीत और चंदौली। तो ये जो है आपको ये क्रम से ही पूछे जाते हैं, तो आपको इसका क्रम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और अगर जो है आप इसके पहली बार इसे पढ़ रहे हैं तो पेन और पेपर जरूर लेकर बैठेंगे, चीजों को नोट करते चलेंगे, या इसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहेंगे। ठीक, तो ये क्रम से जो है, क्रम इसका महत्वपूर्ण है। सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चंदौली। खीरी का मतलब क्या है? ये लखीमपुर खीरी है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक, और बेलहत्थी ये 1 ग्राम, ये जो है कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं, आगे इसमें है राज्य में वनाच्छादन कितना है, वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्र कितना है। तो वनाच्छादन जो है ये 6.15%। ठीक, तो ये प्रतिशत वाले आंकड़े महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद करिएगा। ये प्रतिशत वाले आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं। ये वाला आंकड़ा कम पूछा जाता है या ना ही पूछा जाता है, लेकिन इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन ये जो है प्रतिशत वाले आंकड़े महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इसी पर फोकस करेंगे। ठीक, आगे है राज्य में वृक्षादन। देखिए ये जो है वनाच्छादन यानी कि वनों द्वारा, और ये जो है वृक्षों के द्वारा वृक्षादन।
तो आप लोग सोचेंगे कि जो वृक्षों से ही वन बनते हैं, तो भाई बनते तो हैं, लेकिन जो है अब जो सड़क के किनारे वृक्ष होते हैं, इसे क्या आप कह लेंगे वन? नहीं कहेंगे ना। तो यही है, राज्य में वृक्षादन कितना है? ये जो है 3.08, कितना है? 3.08%। और ये जो छोटे डाटे हैं, यानी कि छोटा डाटा है, इसे याद रख सकते हैं 7421 वर्ग किलोमीटर। आगे है राज्य में वन एवं वृक्षादन। तो वन एवं वृक्षादन कितना है? तो ये 9.23% है। ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े जो है महत्वपूर्ण हैं, यही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो वन एवं वृक्षादन कितना है? तो ये है साथियों 9.23%। आगे है कुल वनाच्छादन में खुला, मध्यम, सघन व अति सघन वन क्रमशः। तो कुल वनाच्छादन में खुला वन कितना है? ये है आपका 3.39%, यानी कि आप इसे लगभग 4% याद कर सकते हैं। देखिए आंकड़े याद करने के थोड़े से मोटे मोटे तरीके होते हैं। कौन से तरीके? जैसे ये लगभग जो है 3.5 के आसपास जा रहा, तो इसे 3.5 अगर ना आपके दिमाग में बने तो इसे 4 याद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एग्जाम में तो आपका एग्जैक्ट डाटा पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा लगभग करके याद रखे रहेंगे, थोड़ा दिमाग में आपको बना रहेगा। उसके बाद जो है ये मध्यम सघन कितना है? 1.67। तो इसे जो है लगभग 2 के आसपास याद रखिएगा कि ये लगभग 2% के आसपास। और अति सघन वन जो है ये जो है कितने हैं? 1.09, यानी कि 1% के आसपास ही जो है ये अति सघन वन पाए जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, आगे है सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले। तो ये भी जो है क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्रम पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि सबसे कम क्षेत्रफल जो है 5 जिले कौन कौन से हैं? भदोही है, संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर, मऊ, वाराणसी और मैनपुरी। तो इसका जो है आपको क्रम जो है ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है, ये क्रम पूछा जाता है। और आपके आरओ एआरओ जैसी परीक्षा में तो ये सब जो है एक अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं, ऐसे टाइप के। ठीक, आगे देखते हैं, आगे है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। तो देखिए एक जो है ये तो एरिया में है, किसमें है? एरिया में है। और ये किसमें है? ये आपका प्रतिशत में है। तो सबसे सर्वाधिक 1% वाले जिले, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा सोनभद्र, उसके बाद चंदौली, उसके बाद पीलीभीत, मिर्जापुर और चित्रकूट। ठीक, तो ये जो है प्रतिशतता ध्यान रखिएगा, प्रतिशतता में भी पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा सोनभद्र, उसके बाद चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और चित्रकूट। तो इसे ऐसे ही थोड़ा सा, या आप छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे सो और चंद, पीली, मिर्जा, यानी कि कुछ जो है एक शुरू के 1-2 शब्द लिखकर जिलों के, ऐसे आप थोड़ा सा इसे याद कर सकते हैं, चीजों को थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। आगे है सबसे कम 1% वाले जिले। तो ये तो था सब सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज्यादा 1% वाले जिले। अब पूछ रहा है सबसे कम 1% वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम 1% भदोही, संत कबीर नगर, मऊ, मैनपुरी व देवरिया। तो यहां ऊपर अभी आपने पढ़ा, यहां पर एक जो है यहां से कट गया, ये क्षेत्रफल में था, और जब प्रतिशत में आप याद करेंगे तो यहां मैनपुरी के बाद देवरिया आ जाएगा, यहां से वाराणसी हट जाएगा। तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, थोड़ी सी सिमिलरिटी बनाकर, और थोड़ा सा जो है चीजों को अलग अलग करके समझेंगे। ठीक, आगे है राज्य में पाए जाने वाले वनों के प्रकार। तो राज्य में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये जो है समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय और पर्णपाती तथा कटीले वन। और जो है इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य में सामान्यतः जो है किस प्रकार से पूछा जाता है, सामान्यतः कौन सा वन पाए जाते हैं? तो सामान्यतः जो है आप याद रखेंगे समशीतोष्ण वन को ध्यान रखेंगे। इसमें जो है राज्य में कौन कौन से पाए जाते हैं? समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय, पर्णपाती और कटीले। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्य में जो है सामान्यतः कौन से वन पाए जाते हैं, तो सामान्यतः में याद रखेंगे समशीतोष्ण वन। ठीक, अब आगे देखते हैं, यहां से आपका शुरू हो गया वन्य जीव। कौन सा शुरू हो गया? तो यहां से आपका वन्य जीव शुरू हो गया। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो
तो वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र साथियों दो ही जगह पर है, एक तो लखनऊ में है और दूसरा इटावा में है। तो ये जो है आप एक इससे जो है वन लाइनर समझकर याद करिएगा कि ये वन्य जीव संरक्षण के प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो लखनऊ और इटावा में। ठीक, आगे है, और लखनऊ में जो है यहीं पर एक प्रश्न पूछा जाए आपसे, तितली पार्क अगर पूछा जाए तो यहीं पर जो है तितली पार्क भी आपका स्थित है। कहां पर, ये राजधानी लखनऊ में। आगे है भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, तो रात्रि यानी कि नाइट सफारी के बारे में पूछा जा रहा है, यहां पर लिखा भी है नाइट सफारी पार्क कहां पर है, तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में है नाइट सफारी पार्क। तो ये जो है भारत का प्रथम है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क कहां पर है, तो वन्य जीव पार्क या नाइट सफारी पार्क, तो ज्यादातर यही पूछा जाता है, नाइट सफारी पार्क कहां पर है, ये ग्रेटर नोएडा में है। तो ध्यान रखिएगा ये अपने यूपी में है और भारत से लिंक करता है, यानी कि भारत में अपना यूपी है और भारत का प्रथम है, तो इस परिप्रेक्ष्य में से ध्यान रखिएगा। आगे है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में वन्य जीव पार्क, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में वन्य जीव पार्क यानी कि लायन सफारी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कहां पर है, तो एकमात्र लायन सफारी पार्क कहां पर है, इटावा में है। और इसे एक नाम से जानते हैं, किस नाम से, इसे बब्बर शेर सफारी पार्क जानते हैं, बब्बर शेर सफारी। तो इसे इस रूप में भी याद रखेंगे कि बब्बर शेर सफारी पार्क कहां पर है, तो ये इटावा में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे है राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं अपने उत्तर प्रदेश में, तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और कहां पर है, तो ये लखीमपुर खीरी जिले में है। कहां पर है, ये जो है आपका लखीमपुर खीरी जिले में है और साल 1977 में ये घोषित किया गया राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, लखीमपुर खीरी में। तो इसको जो है लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, तो इसी राष्ट्रीय उद्यान को जो है आगे चलकर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहां से ये जो है दूध और खीर को थोड़ा सा लिंक करके याद रखेंगे कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर है साथियों, ये जो है आपके लखीमपुर खीरी में है। और इसे वन्य जीव जो है राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो साल 1977 में। ये टर्म जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। आगे देखते हैं प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभ्यारण्य, तो जो है ये दुधवा टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। और कब घोषित किया गया, साल 1987 में इसे घोषित किया गया। तो ये भी जो है आपका ईयर इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो जितनी बातें हम आपको बताते चलेंगे कि ये महत्वपूर्ण है, उन बातों को भी आप जो है ध्यान देते चलेंगे और नोट करते चलेंगे। ठीक, तो ये जो है प्रथम टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो अभी हमने यहां पर बताया कि ये लखीमपुर खीरी जिले में। आगे है प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो दूसरा टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत में है और साल 2014 में ये घोषित किया गया। तो जब जब ये घोषित किए गए हैं, इनके साल जो है या इनके ईयर जो है ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं, चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलेंगे। ठीक, तो ये दूसरा टाइगर रिजर्व है। और जो है अब अपने उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या यहां पर लिखते हैं, कुल टाइगर रिजर्व संख्या 4 हो गई है। और चौथा कौन सा है, तो चौथा टाइगर रिजर्व जो है आपका ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है। कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि आपके चित्रकूट जिले में, कहां पर, रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में जो है घोषित किया गया चौथा टाइगर रिजर्व। पहला कौन सा है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व है, दूसरा है पीलीभीत और एक तीसरा है, यहां पर बता देते हैं, तीसरा एक आपका है अमनगढ़। कौन सा है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसको ध्यान रखेंगे, ये भी जो है आपका पूछा गया है। और इस अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को T मल्टीप्लाइड बाई 2, कौन सा, T मल्टीप्लाइड बाई 2 अवार्ड इसे दिया गया, यानी कि टाइगरों की संख्या 2 गुनी करने के लिए इसे पुरस्कृत भी किया गया था। तो इससे ध्यान रखेंगे, ये जो है एक नेपाल का वर्दिया टाइगर रिजर्व था। कौन सा, वर्दिया टाइगर रिजर्व। और इसके साथ साथ एक टाइगर रिजर्व था तमिलनाडु का सत्यमंगलम। कौन सा, सत्यमंगलम। तो इन तीनों चारों को जो है
टाइगर की संख्या 2 गुनी करने के लिए इसे पुरस्कृत किया गया। देखिए यहां पर अगर आपको स्पष्ट ना हो तो राइटिंग मेरी थोड़ी वीवीआईपी है, इसे समझिएगा, मैं बोलकर ही आपको बता दे रहा हूं, वहां से सुनकर नोट कर लीजिएगा। ठीक, पहला कौन सा, तो दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा पीलीभीत, तीसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और चौथा जो है ये चित्रकूट में है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये जो है अभी जो है साल 2023 में घोषित किया गया था चौथा टाइगर रिजर्व। और अपने ये भारत का जो है, भारत का 53वां भी है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान बनाकर चलेंगे, ये आपके आने वाली किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये जो है किसकी बातें थी, तो ये टाइगर के बारे में थोड़ी सी बातें थी। ठीक, अब जो है हम किसकी बात कर रहे थे, तो यहां पर दूसरा टाइगर रिजर्व हो गया। आगे है राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित किया गया। तो इको टूरिज्म पॉलिसी कब घोषित किया गया साथियों, तो ये जो है इको टूरिज्म पॉलिसी साल 2014 में घोषित किया गया। ठीक, इसका भी ईयर इंपॉर्टेंट है। आगे है पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे ज्यादा पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व कौन सा है, दुधवा टाइगर रिजर्व है। कहां पर है, लखीमपुर खीरी में है। और याद कैसे करेंगे, दूध और खीर को लिंक करके याद कर लेंगे कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर है, लखीमपुर खीरी में। आगे है प्रदेश में बाघों की संख्या, तो प्रदेश में बाघों की संख्या वर्तमान में 205 है। और जो है बाघों की जनगणना प्रत्येक चौथे वर्ष, यानी कि प्रत्येक चौथे वर्ष बाघों की जनगणना की जाती है। तो 2018 में की गई थी, तो इनकी संख्या कुल 173 थी। ठीक, उसके बाद ये जो बढ़े हैं 205 हुई है, ये 2022 का रिपोर्ट है। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे है वन्य जीव विहार, तो अपने उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार कितने हैं, कुल 11 वन्य जीव विहार हैं। ये जो है ध्यान रखेंगे इसकी जो है आंकड़े को। आगे है वन्य जीव विहार और इसके अंतर्गत कौन सा, पक्षी विहार। तो वन्य जीव विहार में पक्षी विहार कुल कितने हैं साथियों, ये जो है आपके 14 है। अभी इसको भी आगे चलकर बताएंगे और आगे जो है आपकी नेक्स्ट स्लाइड में ये भी बताया जाएगा कि 11 कौन कौन से हैं और ये 14 कौन कौन से हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार। तो पहला वन्यजीव विहार, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता है, इसको नोट कर लेंगे और थोड़ा सा दिमाग में बना लेंगे। पहला वन्यजीव विहार कौन सा है, चंद्रप्रभा। और ये है कहां पर, तो चंदौली में है। और ये कब घोषित किया गया, तो साल 1957 में ये घोषित किया गया। ठीक, कब घोषित किया गया, साल 1957 में घोषित किया गया। इसे जो है ध्यान रखेंगे। आगे है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। ठीक, कौन सा वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और ये जो है कई जिलों में विस्तारित है, ये अपने उत्तर प्रदेश के। ठीक, तो आज जो है इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे, क्योंकि क्लास जो है हम सोचते हैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्राप्त हो जाए। ठीक, और जो है आपके यूपी के किसी भी एग्जाम में, यूपी स्पेशल तो आता ही आता है, तो आप किसी भी परीक्षा के लिए इसे पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं ये जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहां पर, तो ये इसका एरिया पूछा जा सकता है। इसको याद रखिएगा 2073 करके याद रख लीजिएगा, 2073 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। आगे देखते हैं, देखिए इसमें सबसे पहला वाला सबसे बड़ा, और अब किसकी बारी आती है, तो अब बारी आती है सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये कहां पर है, तो आपके ललितपुर जिले में है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ठीक, तो ये भी जो है कई बार पूछा गया है। देखिए ये थ्योरी की क्लास है और थ्योरी की क्लास में क्या होता है, हर एक बिंदु पर आपको फोकस करना होता है, सारे बिंदु इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोई भी एक पॉइंट भी आप मिस नहीं करेंगे। ठीक, आगे है राज्य का प्रथम पक्षी विहार। प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, ये नवाबगंज पक्षी विहार है और ये उन्नाव में स्थित है। इसका लोकेशन भी पूछा जाता है। अब आपके वन्यजीव विहार कुछ देखते हैं और जो है वन्यजीव अभ्यारण्य या पार्क और इसकी स्थिति देखते हैं। तो पहला है ओखला अभ्यारण्य। ओखला अभ्यारण्य कहां पर है,
तो ये साथियों जनपद गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक, ओखला अभ्यारण्य कहां पर है? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। अगला है कछुआ अभ्यारण्य। कौन सा है? कछुआ अभ्यारण्य। तो कछुआ जो है ये वाराणसी में है, कछुआ अभ्यारण्य, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कतरनिया घाट अभ्यारण्य। तो कतरनिया घाट कहां पर है? ये नेपाल, नेपाली तराई और जनपद बहराइच में है। ठीक, तो ये सीधे के सीधे पूछा जाता है कि कतरनिया घाट अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये नेपाली तराई और जनपद बहराइच में है। तो इसका जो है बहराइच याद रख लीजिएगा, ये नेपाली तराई ना भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहराइच जो है ये सीमा साझा करता है किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए ये थोड़ा सा नेपाली तराई में भी आता है कतरनिया घाट। ठीक, अब आगे देखते हैं किशनपुर अभ्यारण्य। तो किशनपुर अभ्यारण्य कहां पर है? ये भी जो है नेपाली तराई और जनपद लखीमपुर में है, और लखीमपुर भी अपनी सीमा किसके साथ? नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आगे है, ये है आपका कैमूर अभ्यारण्य। तो कैमूर अभ्यारण्य आपका जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में ये पाया जाता है। ठीक, तो इतनी बातें यहां से ध्यान रखेंगे। आगे है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य और स्थिति, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, तो ये जनपद चंदौली में है। ठीक, आगे है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तो ये जनपद उन्नाव में है, और इसको ऐसे ही ना देखिएगा, ये पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण जो है इसे समझकर नोट करिएगा। आगे है पटना अभ्यारण्य। तो पटना जो है ये कहां पर है? जनपद एटा में है। तो इसको जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये पटना अभ्यारण्य है, तो कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं इससे। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये आपके जनपद एटा में है। आगे है पार्वती अरंगा। पार्वती अरंगा या पार्वती अर्गा अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये जनपद गोंडा में है, पार्वती अर्गा अभ्यारण्य। आगे है बखीरा अभ्यारण्य। तो बखीरा जो है ये जनपद संत कबीर नगर में है, और ये जो है आर्द्र भूमि में भी आपके शामिल किया गया है। किसमें? आर्द्र भूमि में भी शामिल किया गया है। तो आर्द्र भूमियों से भी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस दृष्टि से भी इसे थोड़ा सा याद रखेंगे कि जनपद संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। आगे है महावीर स्वामी। तो इसके बारे में अभी आपने क्या पढ़ा कि ये जो है सबसे छोटा है, महावीर स्वामी जो है ये सबसे छोटा है, और कहां पर है? ललितपुर जिले में है। आगे है रानीपुर अभ्यारण्य। तो रानीपुर जो है ये बांदा और चित्रकूट, और इसी के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया कि ये जो है कहां पर है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश का चौथा और अपने इंडिया का यानी कि भारत का ये 53वां घोषित किया गया है, और इसका लोकेशन जो है चित्रकूट में याद रखेंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व का। ठीक, ये रानीपुर अभ्यारण्य है, लेकिन हम जो है आपको टाइगर रिजर्व के बारे में बात बता रहे हैं। अब आगे है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है? ये आपके आगरा और इटावा रीजन में है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये आगरा और इटावा में है। आगे है लाख बहोसी अभ्यारण्य। तो लाख बहोसी अभ्यारण्य कहां पर है? ये कन्नौज में है। अब मुझे लगा कि थोड़ी स्पीड ज्यादा थी। ठीक, हाँ, क्योंकि लाइव क्लास होती है तो लोग बताते रहते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह का इशू है, तो ये जो है आपकी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। आगे से आपकी जो क्लासेस लाइव वगैरह लाइव फॉर्मेट में हो जाएंगी। ठीक, तो लाइव से क्या मतलब, और रिकॉर्डेड से आपको पढ़ना है, किसी तरीके से आपको पढ़ने का मटेरियल मिलना चाहिए। आगे है विजय सागर अभ्यारण्य। तो ये जो है जनपद महोबा में है, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य। आगे है ये सांडी पक्षी अभ्यारण्य। तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? ये हरदोई में है, और इसको याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक हमने तैयार की है। कौन सी? संडिल दोई और हरदोई। तो यहां से ये हरदोई दोई और ये सांडी यानी कि संडिल दोई हरदोई, ऐसे थोड़ा सा एक फ्लो में आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे है समसपुर अभ्यारण्य। तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? ये रायबरेली जिले में है। तो राय कौन लोग देते हैं? समझदार लोग ही राय देते हैं। तो यहां पर ये समसपुर से समझदार लोग, और राय कौन देते हैं? रायबरेली के लोग। ठीक, तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? ये रायबरेली में है। आगे है सामन अभ्यारण्य, या ये जो है समान पक्षी अभ्यारण्य भी इसे कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा। तो ये कहां पर है? ये आपके मैनपुरी में है। आगे है ये सूर सरोवर अभ्यारण्य।
तो ये आगरा में है और इसका एक नाम और है, कौन सा नाम है? सूर सरोवर या इसे कीठम झील भी कहा जाता है। ठीक, और ये भी जो है आपके आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, यानी कि वेटलैंड में ये शामिल किया गया है। ठीक, आर्द्र भूमि के लिए एक दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, आर्द्र भूमि दिवस। और ये जो है रामसर जो है कन्वेंशन हुआ था 1971 में, तो ये इसीलिए जो है ये वहां पर एक समझौता हुआ था कि हम दलदली भूमियों को यानी कि आर्द्र भूमियों को सुरक्षित और संरक्षित करेंगे। इससे वाटर लेवल का भी फायदा होगा और वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे, यानी जलीय जीव भी सुरक्षित रहेंगे। आगे देखते हैं, ये है सुरहा ताल अभ्यारण्य। तो सुरहा ताल अभ्यारण्य कहां पर है? बलिया में। यही सब क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिएगा, यही सब आपके घुमा घुमा कर पूछे गए हैं। आगे है सुहेलवा अभ्यारण्य। तो ये जो है बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे है सोहागी बरवा अभ्यारण्य। तो ये जनपद महाराजगंज में है। तो सोहागी बरवा कहां पर है? ये है साथियों जनपद महाराजगंज में। आगे है हस्तिनापुर अभ्यारण्य। तो ये जनपद मेरठ में है हस्तिनापुर अभ्यारण्य। ठीक, कहां पर है? मेरठ में है हस्तिनापुर अभ्यारण्य और मुजफ्फरनगर में, और ये गाजियाबाद में ये घूम घूम कर दिया है। बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर, यानी कि ये हस्तिनापुर जो, इसके बारे में अभी पीछे आपने क्या पढ़ा कि ये जो है सबसे बड़ा है। कैसा है? सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो कहां कहां पर ये फैला है? ये मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरपुर नगर, बिजनौर और ज्योतिबा फुले नगर। ये ज्योतिबा फुले नगर किसे बोला जा रहा है? ये अमरोहा का नाम जो है ज्योतिबा फुले नगर किया गया था, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे है सबसे छोटा पक्षी बिहार। तो सबसे छोटा पक्षी बिहार कौन सा है साथियों? ये है आपका पटना पक्षी बिहार। और पटना पक्षी बिहार ये कहां पर है? एटा में है, 1 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सबसे छोटा पक्षी बिहार कौन सा है? पटना पक्षी बिहार। और इसकी लोकेशन कहां पर है? तो ये जो है आपके एटा में है इसका लोकेशन। ठीक, और एरिया कितना है? तो इसका एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब जो है ये अब तक रही आपकी खनिज और वन्य जीव से संबंधित बातें। अब आपका शुरू होता है जनगणना। तो थोड़ा सा जनगणना पढ़ेंगे अपने उत्तर प्रदेश की। और अभी जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल में होती है। कब होती है? प्रत्येक 10 साल में। और 11 जुलाई को जो है इसके लिए एक दिन भी मनाया जाता है, जनगणना दिवस। ठीक, और प्रत्येक 10 साल में। तो ये जनगणना नई वाली अभी रिपोर्ट आई नहीं है, यानी कि अभी जनगणना कंप्लीट नहीं हुई है। तो आपके एग्जाम में कहां से पूछा जाएगा? पुराने वाले से, यानी कि 2011 वाले से ही पूछा जाएगा। तो ये 2011 का ही आप जो है यहां पर पढ़ेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं इसको भी। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या एवं प्रतिशत किसके अनुसार है? तो 2011 के अनुसार हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या जो है ये बहुत ज्यादा है, संख्या को याद रखिए और प्रतिशत जरूर याद रखिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रतिशत, बड़े बड़े आंकड़ों में आपका प्रतिशत यानी कि परसेंटेज जो है ये महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। आंकड़े कम पूछे जाते हैं, ये ना आपको जल्दी याद होते हैं, और जो है अगर याद भी हो गए तो बहुत कम पूछे जाते हैं। हमने ऐसा देखा है और आप भी ऐसा देखे होंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। आगे है प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत कितना है? तो कुल जनसंख्या ये 1998 12 341 और इनका प्रतिशत कितना है? तो ये है आपका 16.51%। ठीक, तो प्रदेश की कुल जनसंख्या में देश का प्रतिशत कितना है? तो ये जो है 16.51 या इसे 16.5 करके याद रख सकते हैं। आगे है कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया आदि देशों के बाद ये 5वें स्थान पे है। यानी कि अगर अपना उत्तर प्रदेश एक देश माना जाए तो ये देश भी 5वें स्थान पर आएगा। किस पोजीशन पर आएगा? तो ये 5th पोजीशन पर आएगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपका एक सीक्वेंस भी दिया गया है ऐसे करके कि किसके बाद कौन आएगा। तो इंडोनेशिया के बाद अपना उत्तर प्रदेश एक देश आ जाता, अगर देश होता
तो ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखेंगे। आगे है कुल पुरुष आबादी व प्रतिशत। तो कुल पुरुष आबादी तो इतना है और प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत है ये 52.29%। ठीक, तो कुल पुरुष कितने हैं, ये आंकड़े इतने हैं और प्रतिशत कितना है 52.29%। अब जो है यहां पर एक अच्छी चीज आपको याद करने को मिलेगी। क्या अच्छी चीज, अब कुल पुरुष आपको पता चल गया, तो कुल महिला आबादी भी आप जानेंगे। तो ये आंकड़े हैं, आंकड़े कम पूछे जाते हैं, हम पहले भी बताए हैं। तो महिला का प्रतिशत कितना है 47.71, कितना है ये 47.71 इन परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो इसमें से जो है कुल पुरुष और कुल महिला को दोनों को नहीं याद करेंगे, एक को ही आप याद करेंगे या समझेंगे। आप पुरुष का याद कर लीजिए, टोटल प्रतिशत कितना होता है 100 होता है। तो 100 में से इसको अगर माइनस कर देंगे पुरुष वाला, तो आपको क्या मिल जाएगी, महिला की जनसंख्या जो है यहां पर प्रतिशतता मिल जाएगी। ये थोड़ा सा याद करने का एक लॉजिक आपको बता रहे हैं। ठीक, तो इनमें से किसी एक को याद करिएगा और 100 से माइनस कर देंगे, तो ये जो है आपका महिला का याद करेंगे तो पुरुष का आ जाएगा, पुरुष को याद करेंगे तो महिला का आ जाएगा। और ये कैसे संभव, ये दोनों जोड़ लीजिएगा, ये 100% ही आपका बैठेगा। ठीक, तो ये जो है देखिए जनसंख्या का ये जो जनगणना का टॉपिक है बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है। तो इसमें चीजें जो है काट काट के छोटी छोटी करके आपको याद करना होगा, समझना होगा। आगे है कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत कितना है। तो कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये है आपका 77.73%। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको लगभग 78% के आसपास याद कर लेंगे। देखिए आंकड़े एग्जैक्ट पूछे जाते हैं परीक्षा में, लेकिन हम आपको याद करने का तरीका थोड़ा सा बता रहे हैं कि आप मोटी मोटा याद कर लेंगे कि कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो लगभग 78%। तो इससे जो है ये डाटा जब आपके सामने आएगा तो इसको आप सही कर जाएंगे। अब आगे देखते हैं कुल नगरीय जनसंख्या व प्रतिशत। तो ये तो ग्रामीण थी और नगरों का कितना है, तो नगरीय जनसंख्या कुल 22.27%, यानी कि इसे भी जो है लगभग 22.5 या जो है 23 के आसपास याद कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं देश के कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश का जो है कितना योगदान है। देश के कुल ग्रामीण आबादी में, यानी कि अपने भारत देश की बात की जा रही है, भारत देश के कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है, तो ये है 18.63%। और देश में जो है ये पहला स्थान है किसका, अपने उत्तर प्रदेश का देश में ग्रामीण आबादी में पहला स्थान है। और प्रतिशतता कितनी है 18.63%। तो चीजों को समझते भी चलेंगे, नहीं तो फ्लो फ्लो में सब ऐसे निकल जाएगा और बचेगा कुछ नहीं आपके पास। ठीक, अब आगे देखते हैं देश के कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है। तो ये जो है आपका 11.79%। ठीक, और ये महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर। तो शहरी आबादी में सबसे ज्यादा किसका है, तो महाराष्ट्र का है। ठीक, और सेकेंड पोजीशन पर किसका है, तो अपने उत्तर प्रदेश का है। और कितना है ये 11.79%। ठीक, ये किसकी बात चल रही, तो शहरी आबादी का अपने भारत में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79%। एक दशक में बढ़ी कुल आबादी, तो एक दशक यानी कि 10 ईयर में कितनी आबादी बढ़ी, 2001 से 11 के दौरान आबादी कितनी बढ़ी थी, तो ये जो है इतने बढ़ी थी, इसको देख लेंगे ध्यान से। आगे है 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर। तो 10 वर्षों में वृद्धि दर कितनी हुई है जनसंख्या में, ये 20.23% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है 20.23%। इसे भी थोड़ा सा याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ये तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसे इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके समझेंगे, याद रखेंगे। ठीक, सीधे सीधे पूछा जाता है कि दशकीय वृद्धि दर कितना है अपने उत्तर प्रदेश का, तो इसे 20.23 या इसे जो है मोटी मोटा 20-22 करके याद कर लीजिएगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। आगे है 2001 से 11 के दौरान
दशकीय वृद्धि में गिरावट कितनी हुई? तो वृद्धि तो 20.23% हुई थी, लेकिन गिरावट कितनी हुई थी? तो ये 5.62% की कितनी हुई थी? 10 साल में जनसंख्या जो है ये घटी कितनी थी वृद्धि में गिरावट? तो ये जो है 5.62, यानी कि बढ़ा तो उतना था, लेकिन एक एवरेज इसका और देखा गया कि पिछले की अपेक्षा घटा कितना था? तो ये जो है 5.62%। आगे है 2001 से 11 के दौरान पुरुषों व महिलाओं में वृद्धि दर। तो पुरुषों में कितना हुआ था? 19.31%, और महिलाओं में जो है ये 21.23%। तो ये एक दशकीय जो है आंकड़ा है किसका? पुरुष और महिला का। पुरुष जो है 19.31 और महिला 21.23। तो इसको मोटी मोटा याद कर सकते हैं कि पुरुष जो है लगभग 20% के आसपास बढ़े हैं, और महिलाएं जो हैं ये 21.5 के जो है आसपास। तो इसका थोड़ा अंतर निकाल कर भी आप थोड़ा सा इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, देखिए जनगणना वाला टॉपिक हार्ड होता है और नीरस होता है, लोग इसको पढ़ने से भागते हैं, कहते हैं 1-2 नंबर आएगा, क्यों इसको पढ़ें। लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता भी रहेगा कि जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर क्या है और कैसे है। ठीक, आगे है 2001 से 11 के दौरान महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों से अधिक रहा। कितना? तो ये 1.92%। ठीक, कितना ज्यादा रहा? 1.92%। आगे है 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण व शहरी आबादी में वृद्धि दर। तो ग्रामीण और शहरी आबादी में, तो ग्रामीण में 17.96% और शहरी आबादी में 28.82% जो है 82% की वृद्धि देखी गई। ग्रामीण में कितनी? तो ग्रामीण में 17.96 और शहरी में जो है ये 28.82 जो है ये वृद्धि देखी गई थी। किसमें जो है? ये दशकीय के दौरान। 1 से 11 का मतलब दशकीय वृद्धि दर आपको यहां पर देखा जा रहा है, बताया जा रहा है। आगे है दशकीय वृद्धि दर में सभी राज्यों में स्थान 2011 में। तो दशकीय वृद्धि में 15वां स्थान है। तो दशकीय वृद्धि यानी कि 10 साल में जो वृद्धि हुई जनगणना में, जनसंख्या में, उसमें अपने उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये 15वां स्थान है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला है औसत जनघनत्व। तो औसत जनघनत्व कितना है? ये है 829 है प्रति वर्ग किलोमीटर में। यानी कि जनघनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसी को क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। तो ये औसत यानी कि एवरेज जनघनत्व 2011 के अनुसार 829 है अपने उत्तर प्रदेश की, और ध्यान रखेंगे ये प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बताया जाता है आपको। आगे है 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में वृद्धि। तो वृद्धि कितनी हुई थी जनघनत्व में? यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ये जो है जनघनत्व, इसमें कितने लोग बढ़े हैं, रहने वाले कितने लोग बढ़े हैं? तो ये 139 की वृद्धि हुई थी। कितनी की? 139 की वृद्धि हुई थी। ये दशकीय जनघनत्व वृद्धि है। ठीक, अब आगे है जनघनत्व में सभी राज्यों में स्थान। तो जनघनत्व में सभी राज्यों में स्थान कितना है? तो ये जो है 9वां स्थान है, इसका भी ध्यान रखेंगे। जनसंख्या में कितना था? तो 15वां था। किसमें? दशकीय वृद्धि दर में अपने उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान था। और यहां पर जो है जो इसका जनघनत्व में सभी राज्यों में स्थान कौन सा है किसके अनुसार? तो ये 2011 के अनुसार 9वां स्थान है, यानी कि 9वें स्थान पर हम लोग 829 जनघनत्व के साथ बरकरार है 9वें स्थान पर। आगे है औसत लिंगानुपात। तो औसत ये लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, ये कितना है? तो 912/1000। तो ये क्या होता है? ये जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, इसको जो है ये लिंगानुपात देखा जाता है। तो ये 912 है। ठीक, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं, यानी कि इसमें जो कम पढ़ रहे हैं ये अविवाहित ही रह जाएंगे, यानी कि कंवारे रह जाएंगे। ठीक, तो जल्दी से पढ़ाई लिखाई करके शादी वगैरह कर लेंगे, नहीं तो कंवारे रह सकते हैं, क्योंकि सेक्स रेशियो कम है। आगे है 2001 से 11 के दौरान
वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि, तो वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि कितना हुआ था, तो ये 14 की वृद्धि हुआ था। तो वयस्क लिंगानुपात यही है 912, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई थी, ये जो है 14 की वृद्धि हुई थी 10 की जो है वयस्क लिंगानुपात में। आगे है अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है। अब यहां पर पूछा जा रहा है एससी में लिंगानुपात। अब देखिए, अब ये आ गया जातिगत आधार पर लिंगानुपात। एक तो ये ऑल ओवर था, यानी ओवरऑल था, कितना था, और ये जो है ये जातियों के आधार पर है, 907 है किसका, एससी का। तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे, एससी और इसको लिखेंगे लिंगानुपात, एससी का लिंगानुपात और इसके सामने डैश करके 907 ऐसे करके नोट कर लेंगे। आगे है अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात, यानी कि यहां पर एसटी की बात चल रही है, तो एसटी में जो है 951 है। अब इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि ये एससी का है और ये एसटी का है, तो इनमें से किसी एक का याद कर लीजिए, चाहे एससी का चाहे एसटी का, उससे माइनस करके या प्लस करके आप याद कर सकते हैं कि एसटी में इतना जोड़ेंगे या एससी में इतना घटाएंगे तो एसटी का आ जाएगा या एससी का आ जाएगा। दोनों में से एक याद करिएगा और दोनों आपको याद हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से। मैथ पढ़ते हैं आप लोग ना, तो उसका भी इस्तेमाल यहां पर करना चाहिए और इससे आसान हो जाएगा थोड़ा। आगे है लिंगानुपात में सभी राज्यों में स्थान, तो लिंगानुपात में सभी राज्यों में स्थान कितना है, तो ये 26वां स्थान है 2011 के अनुसार। ठीक, सभी राज्यों में लिंगानुपात में 26वां स्थान है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब ये 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो 0 से 6 यानी कि ये जो है किसके अंतर्गत किसका पूछा जा रहा है, शिशु लिंगानुपात। यहां पर 0 से 6 की जगह पर आपसे शिशु लिंगानुपात भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है कितना है, 902 है। देखिए यहां पर 10 और घट गया, शिशुओं का देखा जाए तो 902 है और वयस्कों का 912 है। ठीक, तो यहां पर प्रति 1000 बालकों पर कितनी बालिकाएं हैं, 902 हैं। ठीक, आगे है 2001 से 11 के दौरान शिशु यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात में कमी कितनी हुई है, तो ये जो है 14 की कमी हुई है, इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए यही जो है एक एक टर्म अगर आप ध्यान देते चलेंगे और नोट करते चलेंगे, वैसे भी अगर जो है आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो ये नोट्स आपके पास बने होने चाहिए। अगर नहीं भी बने हैं तो अभी से बना लीजिए, नहीं तो बाद में फिर इन्हीं में से एक क्वेश्चन अंदर से पूछता है, तब कहते हैं आप कहां से घुमा घुमा कर पूछता है। तो ऐसे ही पूछेगा कि 2001 से 11 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में कमी कितनी हुई है, तो ये 14 की हुई है। आगे देखते हैं औसत साक्षरता पूछा जा रहा है अपने उत्तर प्रदेश का, ये कितना है, ये 67.72%। कितना है, 67.72% औसत साक्षरता। आगे है 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि, यानी कि ये यहां पर आपसे दशकीय वृद्धि के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में, दशकीय वृद्धि के बारे में। ये 11.36% की वृद्धि हुई है, किसमें, ये जो है औसत साक्षरता में दशकीय वृद्धि 11.36% की। ठीक, आगे देखते हैं, आगे है पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः। तो अब पुरुष और महिला साक्षरता बताएंगे, तो पुरुष का है 77.30%। ठीक, या 77.3 भी इसे कह सकते हैं। ठीक, 77.3%। और महिला का कितना है, तो ये है 57.2%। अभी जब नए आंकड़े आएंगे जो है ये 21 वाले, 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21 होगा, तो 21 वाला जो अभी तो 24 लग गया, अभी तक नहीं आया क्योंकि बीच में कोविड आ गया था। तो अभी जब 21 वाले आंकड़े आएंगे तो ये महिला प्रतिशतता आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो अभी जब नया डाटा आएगा तो फिर से आपको एक बार बताया जाएगा। आगे है 2001 से 11 के दौरान पुरुष व महिला साक्षरता में वृद्धि। तो पुरुष और महिला साक्षरता में, यानी कि ये 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर पूछा जा रहा है। तो पुरुष में 8.48 यानी कि पुरुष साक्षरता में 8.5% की वृद्धि हुई और महिला साक्षरता में कितने की, ये 15% की वृद्धि हुई। तो देखिए ये जो है पिछले 10 साल का था, यानी कि ये 2001 से 11 के दौरान
अब इस बार जब आएगा तो ये और ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। आगे है साक्षरता में सभी राज्यों में स्थान, तो अपने उत्तर प्रदेश का साक्षरता में सभी राज्यों में कौन सा स्थान है, ये जो है 29वां स्थान है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। ये जब आप इंडिया की जनगणना पढ़ेंगे, यहां की कितनी है, 1084 है। ठीक, तो ये आप जब इंडिया की जनगणना पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे, यहां आप सिर्फ किसका देखेंगे, उत्तर प्रदेश का। तो सभी राज्यों में जो है यह स्थान कितना है, 29वां स्थान है। आगे देखते हैं राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या, तो अपने उत्तर प्रदेश में कुल छोटे बड़े नगरों की संख्या कितनी है, तो ये है 915 है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो जो है अभी और चलेगा, खत्म नहीं हुआ है, देखते रहेंगे। आगे है 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर, तो ये 7 है, यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर है ये। ठीक, अवैधानिक नहीं, तो ये 7 है। आगे है 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले, तो ये 12 है। ठीक, ये 10 लाख से अधिक आबादी था और ये 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले। ठीक, तो ये 12 हो गए। और राज्य में कुल एससी जनसंख्या का प्रतिशत, तो राज्य में कुल एससी जनसंख्या के आंकड़े इतने हैं और प्रतिशत कितना है, 20.69%। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अपने उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या का प्रतिशत कुल कितना है, तो ये 20 कितना है, 20.69%। ठीक, आगे है देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य, तो अपने देश में पूछा जा रहा है, इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा एससी आबादी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और यहां पर कितनी प्रतिशतता है एससी की, यानी कि अनुसूचित जाति की। ठीक, 2 टर्म होते हैं, एक एसटी और एक एससी, तो यहां पर अभी एससी अनुसूचित जातियों की बात चल रही है। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहां पर, ये अपने उत्तर प्रदेश में, भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। और प्रतिशतता कितनी है, तो ये 16.6% है, ध्यान रखेंगे। आगे है राज्य में कुल एसटी जनसंख्या, तो कुल एसटी जनसंख्या एवं प्रतिशत, तो एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये 0.57 है, इसको याद कर लेंगे सही से, 0.57 यानी कि 0.57% में ये एसटी अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। ठीक, आगे है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक व सबसे कम आबादी वाले जिले। अब इसमें जो है अब शुरू हो गए जिले से, यानी कि अब तक आप जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश का पढ़ रहे थे, आप उसके अंतर्गत जिलों का पढ़ेंगे। तो सर्वाधिक व सबसे कम आबादी वाले जिले, तो सबसे ज्यादा इलाहाबाद, नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक, तो प्रयागराज सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये महोबा है। और यहीं पर जो है प्रयागराज से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कौन सी, विधानसभा सीटें, तो ये जो है 12 सीटें हैं, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक, कहां से, प्रयागराज के बारे में, यहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और एक चीज यहां से ध्यान रखेंगे, क्या, यहां से जो है ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे ज्यादा यहीं पर है। कहां पर, प्रयागराज में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे ज्यादा कहां पर, प्रयागराज में, और सबसे कम जनसंख्या या आबादी कहां पर, तो ये महोबा में। ठीक, आगे है सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाले जिले, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व किसका है, ये गाजियाबाद का, कितना है, 3971। और ये जनघनत्व किसमें देखा जाता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व। ठीक, तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद का जनघनत्व है, और सबसे कम किस जिले का है, तो ये ललितपुर का है, ये 242 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा गाजियाबाद और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, ललितपुर, 242 प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया। आगे है सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले, तो सबसे ज्यादा साक्षरता यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर, गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम साक्षरता कहां की है,
श्रावस्ती की है ये 46.74 है। और सबसे ज्यादा कहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये गौतम बुद्ध नगर की, और 80.12%। तो ये आपके आंकड़े कौन से, ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। और जिले भी, तो जिले भी याद रखेंगे और आंकड़े भी, दोनों चीज याद रखेंगे। अब इसमें एक दिमाग आपको बता सकते हैं, कौन सा, इसमें से ज्यादा वाले को याद कर लीजिए और इसको यहां से माइनस कर लीजिए, और इसका अंतर याद रखिए कि ज्यादा किसका था, जो है ये गौतम बुद्ध नगर का, और कम वाला कौन सा, श्रावस्ती का। तो इसका आंकड़ा थोड़ा सा ये माइनस करके याद रखेंगे तो याद हो जाएगा कितना था, एग्जैक्ट डाटा याद करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक, आगे है सर्वाधिक व सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। कितना है ये, 49.1%। और सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, तो ये कानपुर है, 9.9%। अब आगे आते हैं सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले। देखिए ये जब सबसे ज्यादा और सबसे कम दोनों पूछे जाते हैं और दोनों एक साथ दिए रहते हैं तो आपको पढ़ने में समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। ठीक, तो इसमें सबसे कम सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जौनपुर है। यहां का लिंगानुपात कितना है, 1024 है। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो गौतम बुद्ध नगर जिले का है। यहां का कितना है, 851 है। तो एक चीज यहां से लिंक करके याद करेंगे, क्या लिंक करेंगे कि गौतम बुद्ध नगर जिले की साक्षरता अभी आपने पढ़ा ऊपर सबसे ज्यादा है, तो यहां का लिंगानुपात कम है। तो थोड़ा सा दिमाग में बना लेंगे ऐसे, बस याद करने के लिए एक तरीका बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो यहां पर क्या है, जो है ये लिंगानुपात कम है। ठीक, तो ऐसे थोड़ा सा बनाकर याद रखेंगे तो याद हो जाएगा कि सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है, ये जो है गौतम बुद्ध नगर जिले की। और जौनपुर की सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। इसे क्या कहा जाता है, इसे एक संज्ञा दी जाती है पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद। ठीक, और इसे क्यों कहा जाता है, तो सरकी शासन में जो है, यहां पर कब की बात है, ये सरकी शासन, सरकी शासन में यहां पर शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसीलिए इसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है। आप हमारी क्वेश्चन आंसर वाली क्लास देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, ये तो थ्योरी वाली है। ठीक, आगे देखते हैं सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले। तो सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात कहां का है, तो ये बलरामपुर जिले का 950। देखिए यहां पर प्रति 1000 नहीं लिखा है, इसको आप समझते चलेंगे जब भी लिंगानुपात की बात चले कि 1000 पुरुषों पर जो है या 1000 बालक बालिकाओं पर बात चल रही है। ठीक, तो सबसे ज्यादा शिशुओं में किसका लिंगानुपात है, जो ये बलरामपुर जिले का कितना है, 950। तो आंकड़े भी महत्वपूर्ण हैं, फिर से बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। और सबसे कम लिंगानुपात किसका, शिशुओं का, ये 841 है, बागपत जिले का। अब भैया आगे देखते हैं, आगे है सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहां पर, तो हमने आपको ऊपर ही बताया, ये जो है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का। ठीक, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में। ठीक, तो सबसे ज्यादा साक्षरता हुआ तो यहां पर ग्रामीण आबादी कम है, इसे भी एक टर्म और याद कर लेंगे। और इससे एक चीज और क्या याद करेंगे कि यहां पर कम लिंगानुपात। देखिए जब एक ही जिले से कई चीजें लिंक होती हो तो उसका सारा डाटा एक साथ लिख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर से क्या क्या याद रखेंगे, यहां से सर्वाधिक साक्षरता याद रख लेंगे और कम लिंगानुपात याद रख लेंगे और जो है सबसे कम ग्रामीण आबादी। ठीक, आगे देखते हैं सर्वाधिक व सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है शहरी आबादी गाजियाबाद में रहती है। कहां पर, गाजियाबाद में, और गाजियाबाद जनघनत्व में सबसे ज्यादा है। ठीक, 39-17। आगे है और सबसे कम जो है शहरी आबादी कहां पर, तो ये श्रावस्ती में है। और श्रावस्ती जो है ये साक्षरता का सबसे कम है, यानी कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। कितना है, ये है 46.74%। ये अभी आपने ऊपर पढ़ा, तो चीजों को थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते भी चलेंगे। आगे देखते हैं सर्वाधिक व सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले।
तो सबसे ज्यादा नगरीकरण कहां पर हुआ है, यानी कि अर्बनाइजेशन, तो ये गाजियाबाद में, और सबसे कम श्रावस्ती में। तो ये दोनों थोड़े से सिमिलर हैं, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या जहां पर रहेगी वहीं पर जो है नगरीकरण सबसे ज्यादा होगा, ऐसे याद कर लेंगे। और ये बात थोड़ी थोड़ी सही भी है। और सबसे ज्यादा ग्रामीण जब यहां पर है श्रावस्ती में, तो यहां पर ग्रामीण नहीं, सबसे कम नगरीय आबादी है, तो यहां पर जो है साक्षरता कम है, यहां से लिंक कर लेंगे। ठीक, आगे है सर्वाधिक व सबसे कम एससी आबादी वाले जिले। ये जो है सबसे कम और सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एससी आबादी कहां पर, सीतापुर में, और सबसे कम कहां पर, तो ये बागपत। तो सीतापुर ये सर्वाधिक वाला है और बागपत जो है ये सबसे कम एससी आबादी वाले जिले हैं। ठीक, आगे देखते हैं सर्वाधिक व सबसे कम एससी प्रतिशत वाले जिले, दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि वो जनसंख्या, ये जो है आपके संख्या के आधार पर बताया गया है और ये आपके प्रतिशतता के आधार पर, तो दोनों में अंतर है और दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत एससी की कहां पर है, तो ये कौशाम्बी में है। कितना? 34.72%। और सबसे कम तो बागपत में, ये प्रतिशतता में 11.74। ठीक, अब यहां से दो चीजें क्लियर कर लेंगे। क्या क्या? सबसे कम जो है संख्या में और प्रतिशतता में, दोनों जगह कहां पर है एससी आबादी, बागपत में। और सबसे ज्यादा जो है ये संख्या में एससी आबादी सीतापुर में है। और अगर आपसे प्रतिशतता में पूछा जाए, प्रतिशत में, तो सबसे ज्यादा एससी आबादी कहां पर, कौशाम्बी जिले में, ध्यान रखेंगे। आगे है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो ये किस क्रम में है, घटते क्रम में है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़, और उसके बाद ये लखनऊ। ठीक, तो ये घटते क्रम में है, इसे ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। आगे है न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले ये बढ़ते क्रम में है। तो कौन सा पहले है, ये है महोबा और चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। ये क्रम महत्वपूर्ण है, आपके बार बार बताते चल रहे हैं, ये एज इट इज पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसे जरूर जो है ध्यान में रख के देखेंगे। आगे है सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 5 जिले, किसमें, तो घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा पुरुष आबादी वाले जिले कौन सा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, ये कानपुर नगर है। ठीक, कानपुर नगर, और जो है ये लखनऊ। आगे है सर्वाधिक महिला आबादी वाले 5 जिले घटते क्रम में। तो ये घटते क्रम में है सर्वाधिक महिला आबादी, तो इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद। ठीक, इसी भांति से याद करेंगे। आगे है सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले। तो आप अगर कोई पहली बार पढ़ रहा होगा पूरा जनगणना, तो पक्का है वो बोर हो जाएगा। क्यों? ये टॉपिक ही ऐसा होता है, बिल्कुल नीरस होता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही दमदार और ढांसू तरीके से आता है, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो आगे है ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले। तो सबसे ज्यादा ये 3971 है। ठीक, गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ, और संत रविदास नगर, कानपुर नगर। तो ये जो है जनघनत्व भी दिया गया है, तो ये कभी कम पूछे जाते हैं, ये क्रम ही ज्यादा पूछा जाता है। आगे देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले। तो ये जो थे ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला था, अब ये न्यूनतम जनघनत्व वाला यानी कि मिनिमम जनघनत्व वाला जिला है। कौन कौन सा? ये बढ़ते क्रम में है। तो सबसे कम जो है कहां का है, ये ललितपुर का है, इसको ऐसे लगाते हैं। ठीक, उसके बाद सोनभद्र, फिर हमीरपुर, और जो है इसके बाद महोबा। ठीक, ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि कम से ज्यादा की तरफ। तो सबसे कम ललितपुर और सबसे ज्यादा जो है यहां पर चित्रकूट, ये न्यूनतम जनघनत्व वाले हैं। आगे देखते हैं सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले। तो औसत साक्षरता वाले 5 जिले कौन है, ये घटते क्रम में है। तो गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर,
और इसके बाद जो है आपका औरैया, फिर इटावा और गाजियाबाद। तो देखिए अगर 5 ना आपको याद हो पाए तो कम से कम 3 तो जरूर ही याद करिएगा, 3 तो पूछ ही लिया जाता अगर 5 ना पूछा गया। आपको ज्यादा करके पढ़ाया जाता क्योंकि थोड़ा अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो कम याद होता। कैसे होता है, जब ढेर सारी तैयारी करते हैं तब जाके थोड़ा सा आपका एग्जाम में कुछ स्कोर बन पाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी फॉलो होगा कि ज्यादा सा पढ़ेंगे तब जो है जाकर आपके काम भर का तैयार हो पाएगा। ठीक, तो कभी ये सोचिए कि ज्यादा बता दे रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, ज्यादा पढ़ेंगे तब कम, अगर कम ही पढ़ेंगे तो उससे कम याद होगा तो फिर परीक्षा में कम ही रह जाएगा। ठीक, आगे है न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिले। ये किस क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। तो ये श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, फिर बलरामपुर, उसके बाद ये बदायूं और रामपुर। तो ये किसके था, तो ये न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिले। तो न्यूनतम सबसे कम किसका था, श्रावस्ती का, इसके बाद बहराइच और बलरामपुर। अब आगे देखते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में, तो ये कानपुर नगर, ठीक, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद कौन सा है ये गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया और गाजियाबाद। तो कम से कम ये 3 क्रम से याद कर लेंगे, 3 तो पूछा ही जाता है। कभी आप प्रीवियस ईयर का पेपर आप जरूर सॉल्व करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब महत्वपूर्ण है या भी नहीं। आगे है न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले, ये बढ़ते क्रम में है। तो ये श्रावस्ती, ये कौन सा है, तो श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, फिर बहराइच और बदायूं और रामपुर। तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता में सबसे ज्यादा कहां की, ये रामपुर का है। आगे है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले, ये किस क्रम में है, घटते क्रम में है। तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहां की है, ये गौतम बुद्ध नगर की, उसके बाद औरैया, फिर इटावा और इसके बाद गाजियाबाद, फिर झांसी की बारी आ जाती है। अब देखते हैं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले। तो ये किसमें था, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले, और अब आगे है सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले, ये बढ़ते क्रम में यानी कि कम से ज्यादा के क्रम में है। तो ये श्रावस्ती, फिर बहराइच और इसके बाद बलरामपुर और बदायूं व रामपुर। ठीक, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं जो आपको कुछ अलग से समझाया जाए, इसमें आपको ये रटना ही पड़ेगा या समझना ही पड़ेगा। आगे है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर किसकी किसकी रही है, तो ये गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद, फिर उसके बाद श्रावस्ती, फिर बहराइच और ये बलरामपुर। ठीक, किसमें है ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, यानी कि 10 साल में जो वृद्धि हुई है इन जिलों में, उसके जो है बिहाफ पे। आगे है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले, ये बढ़ते क्रम में है। तो न्यूनतम यानी कि सबसे कम से ज्यादा की तरफ कानपुर नगर, फिर हमीरपुर और इसके बाद ये बागपत। तो इसका ये क्रम पूछा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, ये घटते क्रम यानी कि ज्यादा से कम की तरफ। तो सबसे पहले तो हो जाएगा जौनपुर, ठीक, तो जौनपुर, इसके बाद आजमगढ़ और इसके बाद देवरिया। तो ये जो है आपके आरओ एआरओ एग्जाम में पूछा गया है, शायद ये 2021 वाले में या किसी में हमने इसे देखा था ध्यान से, या किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया, अगर इतना एग्जैक्ट नहीं याद है तो। ठीक, ये वाला क्रम बिल्कुल यही डिक्टो यहां तक पूछा गया था, कहां तक, ये देवरिया तक पूछा गया था। तो जरूर ध्यान रखेंगे, और ये आंकड़े भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अगर आपसे जिले नहीं दिया, जिले के साथ साथ आंकड़े भी अगर याद रहेंगे तो भी आप जो है अच्छे से याद कर लेंगे। इसमें दोनों तरीका है, जिले भी याद करना पड़ेगा और आंकड़े भी। अब आगे देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में। न्यूनतम लिंगानुपात का बढ़ते क्रम में, तो ये है गौतम बुद्ध नगर 851 और बागपत हमीरपुर 861। ठीक, मथुरा, बांदा और कानपुर 863 और औरैया 864। ठीक, तो ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले थे।
सबसे ज्यादा जौनपुर का है, ठीक। लेकिन ये न्यूनतम में क्रम है तीनों जिलों का, किसका किसका, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और ये हमीरपुर, और किसका है ये, मथुरा। अब आता है सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले। देखिए हम बहुत तेजी से रैपिडली आपको कराने का कोशिश किए हैं, फिर भी ये लगभग 1 घंटे हो गए, ठीक। तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले घटते क्रम में, तो ये सबसे ज्यादा इलाहाबाद का, उसके बाद आजमगढ़, फिर जौनपुर, फिर सीतापुर और गोरखपुर, किसमें है ये, ग्रामीण आबादी। तो ग्रामीण आबादी वाला ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज कई बार पूछा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे है सर्वाधिक एससी आबादी वाले जिले। तो सबसे ज्यादा एससी यानी कि अनुसूचित जाति वाले जिले पूछा जा रहा है ये घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा सीतापुर में, इसके बाद इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, फिर हरदोई में, और इसके बाद आजमगढ़, और ये लखीमपुर खीरी है, ठीक। ये है एससी आबादी में सब सर्वाधिक एससी आबादी वाले जिले। आगे है न्यूनतम एससी आबादी वाले जिले, ये है आपके बढ़ते क्रम में, ठीक। क्रम जरूर याद रखिएगा, घटता क्रम है या बढ़ता क्रम है। तो न्यूनतम है तो ये बढ़ते क्रम में गौतम ये है श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर और महोबा व ललितपुर। तो ये एससी आबादी का न्यूनतम ये है, और ये मैक्सिमम है यानी कि सर्वाधिक। अब आगे देखते हैं सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाले जिले। तो यह प्रतिशतता में भी आपको इसका क्रम याद रखना होगा। तो जो तो आज पहली बार जनगणना पढ़ रहा होगा कहेगा हाय राम ये कहां से आ गया और कौन पढ़ेगा, लेकिन पढ़ना एक बार जरूर पढ़ लेना, और एक बार पढ़ेंगे एक बार दोबारा देखेंगे तो कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी, परीक्षा में आप सही कर जाओगे, ठीक। सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाले जिले, तो सबसे ज्यादा कहां पर, ये कौशाम्बी में, उसके बाद सीतापुर में, फिर हरदोई में, फिर उन्नाव में। ये घटता क्रम था तो ये सही है घटता क्रम, ठीक। और सबसे कम जो है ये रायबरेली में है। आगे देखते हैं न्यूनतम एससी प्रतिशत वाले जिले 5 जिले बढ़ते क्रम में है। तो ये जो है आपका बागपत, फिर बरेली और बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और ये रामपुर, ठीक। तो ये बढ़ते क्रम में है। ये तो इधर इसका कहां गया भाई, ये घटता क्रम हो गया, बढ़ता क्रम में रहेगा तो ये हो जाएगा बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर, ठीक। यहां लिखा गया है, आप अच्छे से इसे पढ़ते चलेंगे किस क्रम में है। आगे है सर्वाधिक एसटी आबादी वाले 5 जिले। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनसंख्या वाले जो आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा ये सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन, उसके बाद बलिया में, फिर देवरिया में और कुशीनगर, उसके बाद ललितपुर में। तो 5वें नंबर पे सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, ये ललितपुर जिला है, ठीक। और सबसे ज्यादा कहां पर, तो सोनभद्र में। अब आगे देखते हैं न्यूनतम एसटी आबादी वाले 5 जिले, ये बढ़ते क्रम में है। तो बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटावा, कासगंज, ये जो है बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम एसटी पॉपुलेशन कहां पर है, तो ये बागपत में है। हाय आज तो हम भी थक गए। आगे है सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले 5 जिले, ये घटते क्रम में, ठीक। तो ये लगता है सर्वाधिक एसटी अच्छा प्रतिशतता आ गया। अब ये एसटी प्रतिशत है, उधर उसके पहले क्या था, एससी का प्रतिशतता, अब ये अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशतता है। तो सबसे ज्यादा ये घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा सोनभद्र, फिर ललितपुर, फिर देवरिया, बलिया और कुशीनगर। तो इसमें जो है कुशीनगर यहां तक जो है आपकी जनसंख्या, यानी कि ये किसमें था, ये संख्या में था, और यहां पर क्या पढ़ रहे हैं आप, यहां पर आप प्रतिशतता में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहां तक जो है ये कुशीनगर तक सेम है, यानी कि संख्या में और प्रतिशतता दोनों सेम है, किसकी, जो है ये एसटी पॉपुलेशन की, ठीक। देखिए पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होना चाहिए, पढ़ते पढ़ते चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या पीछे पढ़ रहे हैं या दोनों सिमिलर हैं, या क्या जो है इसमें अलग करके, क्या दोनों की समानता करके, क्या घटा बढ़ाकर चीजों को याद रखा जा सकता है, ठीक। ढेर सारे कंटेंट और मटेरियल से भागा नहीं जाता, डटकर सामना किया जाता है, ठीक। आगे है न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाले जिले। अब न्यूनतम वाले आ गए,
तो ये बढ़ते क्रम में है। तो कौन कौन सा है? बागपत, कन्नौज, बदायूं और बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। अब आ गया कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या। तो भाई देखो, पूरी जनसंख्या पढ़ लिया आपने, आबादी पढ़ लिया, आबादी जनसंख्या आबादी एक ही है, तो ये दोनों पढ़ लिया, इसमें ग्रामीण पढ़ लिया, शहरी पढ़ लिए, जातिगत पढ़ लिए। अब क्या बात आती है कि हैं तो इतने ढेर सारे लोग, लेकिन इसमें काम धंधा कितने लोग कर रहे हैं? तो भैया कार्यशील लोग इतने ही है, कितने? 32.9%। तो क्या हुआ? ढेर सारे लोग खाली इकट्ठा हो गए हैं अपने यहाँ, काम धंधा बस इतने ही लोग करते हैं। कार्यशील आबादी 32.9%। और कुल कार्यशील आबादी में मुख्य व सीमांत कामगार कितने हैं? तो ये जो है मुख्य कामगार कितने हैं? 67.8%। और सीमांत यानी कि कभी कभी वाले जो हैं, जो एवरेजली लिए जाते हैं, कभी कभी काम पर जाते हैं, ये 32.2%। अब आ गया कुल कार्यशील आबादी में कृषक। तो कृषक कितने हैं कुल आबादी में? ये 29% है। अच्छे से याद करेंगे, ठीक। आगे है कुल कार्यशील आबादी में कृषि श्रमिक कितने हैं? तो कृषि श्रमिक जो हैं ये 30.3% है। कितने हैं? 30.3% है। ये कृषि श्रमिक है कुल कार्यशील आबादी में। यानी कि कुल कार्यशील आपने कितना पढ़ा? इतना पढ़ा। इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि कुल कार्यशील आबादी में ये कितने कृषक हैं? तो ये 30.3%। ठीक। अब इसमें घटा बढ़ाकर आप डाटा भी याद करिएगा और समझिएगा कि कार्यशील जनसंख्या में कुल कृषक है या कि कुछ बचे हुए भी हैं। आगे है कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े लोग। तो घरेलू उद्योग कौन से? जैसे पहले चरखे से रुई काती जाती थी, और हैंडलूम, पावरलूम, ये सभी जो घरेलू उद्योग हैं, या और घर के जितने भी घरेलू उद्योग में आते हैं, चक्की, आटा चक्की, ये सभी किसमें आते हैं? घरेलू उद्योग में। तो इसमें 5.9% किसके अंतर्गत? तो ये 32.9 जो कार्यशील आपने वहां ऊपर पढ़ा, उसके अंतर्गत इतने जो है कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े लोग हैं। अब आ गया कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगार। तो अन्य कामगार कितने हैं? ये जो है 32.8% है। ठीक। कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगार 32.8%। और कुल जनसंख्या में ये दिव्यांग जन लोग कितने हैं? 2.08%। ठीक। तो यहां पर हर एक चीज पर ध्यान दिया गया है और पूछा जाता है, इसीलिए एक एक पॉइंट पर आप ध्यान देंगे और चीजों को थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। जरूर नोट डाउन करेंगे, नहीं तो ये हवाई हो जाएगा, इधर पढ़ेंगे और उधर निकल जाएगा। अब आगे है प्रदेश में कुल स्लम आबादी, राज्य की कुल आबादी का प्रतिशत। तो स्लम कौन से? जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक, जिनके रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, ये स्लम आबादी है। तो इनकी प्रतिशतता कितनी है? 3.12%। कितना है? 3.12% है। इन लोगों का रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है। आगे है देश के कुल स्लम आबादी में ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश व बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश चौथा है। और कितने है? तो ये 9.5%। यानी कि जो स्लम आबादी है अपने उत्तर प्रदेश में, ये 9.5%। और इसका क्रम क्या है? ये महाराष्ट्र और इसके बाद आंध्र प्रदेश और इसके बाद जो है ये बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। इसके बाद जो है अपने यूपी का नंबर आता है। तो यूपी जो है अपने चौथे पोजीशन पर ये आता है। और चौथे पर किसमें? और एक चीज में आता है, एरिया में। ठीक। यानी कि क्षेत्रफल में भी अपना उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। तो दोनों लिंक करके याद कर लेंगे कि स्लम आबादी में भी उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, और जो है किसमें? क्षेत्रफल में भी उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक। अब आगे देखते हैं सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 प्रदेश कौन कौन से हैं। ये तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 293। ठीक। तो ये प्रतिवेदित नगरों वाले 3 प्रदेश हैं। आगे है राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 नगर। अब भी ये भी देखेंगे
कि किस जिले या किस नगर में सबसे ज्यादा स्लम आबादी है और किसमें ये घटते क्रम में दिखाया गया है। ठीक, तो सबसे ज्यादा मेरठ में स्लम आबादी, उसके बाद आगरा में, फिर कानपुर नगर और फिर ये लखनऊ और ये गाजियाबाद। ठीक, ये हाँ ठीक। आगे है राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक। अब आगे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब जो संख्या में कम होते हैं। ठीक, तो ये जो है 20.3%। ठीक, कितने हैं? 20.3% कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का योगदान है। और ये जो है हाँ 20% से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिले, तो उन जिलों को पूछा जा रहा है। किन जिलों की बात हो रही है? उन जिलों की जिनमें जो है 20%, कितने? 20% से अधिक अल्पसंख्यक हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? ये आंकड़ा है आपका 21। ठीक, तो अपने उत्तर प्रदेश में 21 ऐसे नगर हैं, 21 ऐसे जिले हैं जिनमें 20% से ज्यादा अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। ठीक, आगे है सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत कहां पर है? तो ये 50.57% वाला जिला कौन सा है? तो ये रामपुर है, सर्वाधिक अल्पसंख्यक वाला जिला अपने उत्तर प्रदेश का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्रम से और वैसे भी। ठीक, तो यहां पर कितना है? 50.57%। और ये सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक वाला जिला है कौन सा? रामपुर। रामपुर को किस रूप में जानते हैं? तो ये आपका चाकुओं का शहर। कौन सा शहर? चाकुओं का शहर। और इसे जो है लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, इसके साथ साथ रामपुर को भी नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक। ठीक, तो घटते क्रम में यानी कि सबसे ज्यादा किसका, कौन से अल्पसंख्यक हैं? मुस्लिम, और उसके बाद सिख, फिर बौद्ध, और सबसे कम जो है अल्पसंख्यक कौन है? जैन हैं। ठीक, तो अल्पसंख्यक का मतलब हमने क्या बताया? जो संख्या में कम होते हैं। तो अल्पसंख्यक में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, उसके बाद सिख है, फिर बौद्ध हैं और जैन सबसे कम है अपनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। और ये रहा आपके जनसंख्या का द इंड। ठीक, ये गजब का था और ये लगभग जो है 1 घंटे 16 मिनट। तो अब ये आपकी जनसंख्या, और जनसंख्या में आपने खनिज और वन्यजीव अभ्यारण्य भी आप पढ़े हैं, यानी कि दो तीन टॉपिक को हमने थोड़ा शॉर्ट करके, ये जनसंख्या वाला थोड़ा लंबा चला गया, तो जनसंख्या लंबा है तो लंबा रहेगा भी। ठीक, तो अब जो है आप लोगों की बारी है। आप लोगों की बारी क्या है? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और खूब सारी खुशियां बांटेंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करेंगे, जनगणना जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक, तो अब मिलते हैं साथियों आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़िएगा, मस्त रहिएगा और खूब मेहनत करिएगा। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।